आइए हम लोग जानते हैं कि मनोविज्ञान का इतिहास क्या है। मनोविज्ञान का विकास कैसे कैसे हुआ। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मनोविज्ञान जो है साइकोलॉजी, वो पहले फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट का ही एक अंग था और ये बाद में दर्शन शास्त्र से अलग होकर एक स्वतंत्र सब्जेक्ट बना। यानी कि इसका इतिहास 150 साल पुराना है, क्योंकि सर्वप्रथम विलियम वुंट जो फादर ऑफ साइकोलॉजी कहे जाते हैं, उन्होंने 1879 में सर्वप्रथम मनोविज्ञान का पहला प्रयोगशाला जर्मनी में लिप्जिग नामक स्थान में स्थापित किया और वहीं से साइकोलॉजी का एक स्वतंत्र सब्जेक्ट के रूप में विकास होता चला गया। तो विलियम वुंट जो थे, उन्होंने सचेतन अनुभव का अध्ययन किया और इंट्रोस्पेक्शन मेथड का उन्होंने डेवलप किया। इसमें था कि मन की बातों को जो आप अंदर में सोच रहे हैं, तो उस बातों को आपको मतलब बताना रहता था कि आप क्या सोच रहे हैं और उस पर स्टडी होता था। तो इसलिए इन्हें संरचनावादी कहा गया, क्योंकि ये लोग संरचना पर जोर देते थे। उसके बाद हमारे विलियम जेम्स जो थे, उन्होंने कुछ ही दिनों के बाद कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में एक प्रयोगशाला स्थापित किया, पर इन्होंने प्रकार्यवाद पर जोर दिया। इनका कहना था कि जो व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है, व्यवहार करके कैसे वो अपना काम करता है, इस चीज़ को देखना उनका उद्देश्य था। इसी में एक जॉन ड्यूई, ये भी प्रकार्यवादी ही थे। इसके बाद 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक नई धारा मतलब गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का उदय हुआ, जो कि स्ट्रक्चरलिज्म के विरुद्ध था। इनका कहना था कि जो भी हम अनुभव करते हैं वो मतलब होल रूप में करते हैं। जैसे कोई हम सिनेमा देखते हैं तो मतलब पूरी तरीके से देखते हैं, ये नहीं कि हम एक चीज़ देखते हैं वहाँ पर। उसके बाद व्यवहारवाद का विकास हुआ। 1910 में जॉन वाटसन जो थे, उन्होंने व्यवहारवाद का विकास किया। वो इवान पावलोव जो थे, जिनको कि नोबेल प्राइज़ मिला था क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के लिए, तो इवान पावलोव से बहुत अधिक प्रभावित थे। और यही व्यवहारवादी में एक स्किनर का भी नाम आता है, जिन्होंने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके मतलब व्यवहारवाद को प्रसिद्धि दिलाई थी। उनका कहना था कि व्यक्ति के व्यवहार को देखा जाता है, व्यक्ति के व्यवहार का ही अध्ययन करना मनोविज्ञान का उद्देश्य है। उसके बाद हमारे सिगमंड फ्रायड आए, जिन्होंने मतलब मानव व्यवहार को अचेतन इच्छाओं एवं द्वंद्वों का गतिशील प्रदर्शन बताया। मतलब कि हमारे माइंड में जो अनकॉन्शियस इच्छाएं हम जो रहती हैं, बहुत सारी इच्छाएं जो दमित होकर हमारे अनकॉन्शियस में चली जाती हैं, तो उनसे जो फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होता है, जो द्वंद्व उत्पन्न होता है, उनका स्टडी इसमें किया जाने लगा। और इन्होंने सभी लोगों को चौंका दिया इस तरह से स्टडी करके। पूरी दुनिया को इन्होंने झंकृत कर दिया अपने मौलिक विचारों से। और इन्होंने साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषण का एक पद्धति के रूप में स्थापित किया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी कहा जाता है। तो इस तरह से हुआ। और उसके बाद मानवतावादी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच आया, जिसमें कि कार्ल रॉजर्स थे, मैस्लो थे, अब्राहम मास्लो थे। इन लोगों का कहना था कि व्यक्ति जो है अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को इन्होंने एक पिरामिड के सहारे से बताया कि व्यक्ति अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को पूरा करना चाहता है, मतलब क्या उसका एम है। इस तरह से उन्होंने मतलब मानवतावादी विचार को ही प्रमुखता दिया। उसके बाद कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव आया कि व्यक्ति मतलब किसी भी कॉग्निशन मीन्स होता है मेंटल प्रोसेस, जैसे कि चिंतन हो गया, समझ, परसेप्शन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस तरह से मेंटल प्रोसेस का अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है। ये कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव वाले का मान्यता था। उसके बाद एक मान्यता आया जिसको कि कंस्ट्रक्टिविज़म कहा जाता है। इसमें कहा कि मनुष्य एक कंप्यूटर की भांति होता है, मतलब वो हर चीज़ को एक्सेप्ट करता है, उसका रूपांतरण करता है,
उसको संचित करता है और फिर आवश्यकता पड़ने पर उसकी पुनः प्राप्ति करता है। इस तरह से इसे कंस्ट्रक्टिविज्म कहा गया। उसके बाद बाल विकास के समय में पियाजे का सिद्धांत अत्यधिक प्रमुख है, जिन्होंने बच्चों को एक लिटिल साइंटिस्ट तक बताया। उसके बाद हमारे व्यागोत्स्की थे, जिन्होंने भी बाल विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका कहना था कि बच्चे जो होते हैं वो अपने समाज एवं संस्कृति से ही सक्रिय रूप से सीखते हैं। जैसे उनके पेरेंट्स होंगे, जैसा उनका एनवायरनमेंट होगा, वैसा ही बच्चा का भी डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह से मनोविज्ञान का विकास होने लगा। और हमारे भारत में भी ये 1915 में हुआ, जब कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित हुई। 1916 में प्रथम मनोविज्ञान विभाग की स्थापना हुई। 1938 में अप्लाइड साइकोलॉजी का अध्ययन होने लगा। और मतलब आधुनिक प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रारंभ हमारे भारतीय मनोवैज्ञानिक डॉक्टर N.N. सेनगुप्ता, नरेंद्र सेनगुप्ता ने किया, जो ऊंट परंपरा से ही प्रभावित थे। उसके बाद प्रोफेसर जी बोस, जो फ्रायड के मनोविश्लेषण में प्रशिक्षण प्राप्त थे, उन्होंने भी भारत में मनोविज्ञान के विकास को प्रभावित किया। प्रोफेसर बोस ने इंडियन साइको एनालिटिक एसोसिएशन की स्थापना 1922 में की थी। और इसके बाद बहुत जगह पटना विश्वविद्यालय में, मैसूर विश्वविद्यालय, उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर विश्वविद्यालय, करते करते 70 विश्वविद्यालय में आज मनोविज्ञान की पढ़ाई होती है। दुर्गानंद सिन्हा जो थे, उन्होंने अपना बुक लिखा साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री, द इंडियन एक्सपीरियंसेस, 1986 में जो प्रकाशित हुआ था। इन्होंने बताया कैसे कैसे भारत में 4 चरणों में इसका डेवलपमेंट हुआ है मनोविज्ञान का। और उसके बाद 1960 में प्रॉब्लम पर आधारित अनुसंधान होने लगे और 1970 में जाकर के देशज मनोविज्ञान को प्राथमिकता दी गई। मतलब हमारे देश में कौन कौन सी समस्याएं हैं, हमारी संस्कृति की कौन कौन सी समस्याएं हैं, उन सब जड़ चीज़ों को समझा गया और देशज मनोविज्ञान का विकास हुआ। इस तरह से अब मनोविज्ञान हर क्षेत्र में प्रयोग होता है, वो चाहे हॉस्पिटल हो या स्कूल हो या खेलकूद में हो या कोई इंडस्ट्री में हो। मतलब हर जगह साइकोलॉजिस्ट की नियुक्ति हो रही है, जो कैसे अच्छे से किसी कार्य को किया जाए ये हमारे साइकोलॉजिस्ट अच्छी तरह से समझते हैं। वो किसी के मन की बातों को समझते हैं और उनका कैसे निपटारा किया जाए ये भली भांति वो निर्दिष्ट करते हैं। इस तरह से साइकोलॉजी का विकास हम पूरे विश्व में हुआ और हमारे भारत में भी हुआ। थैंक यू।